आप देख रहे हैं उत्तराखंड फॉरवर्ड। मैं हूं ऋचा जैन कालरा और ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति। आज हम देश के एक आइकॉनिक यूनिवर्सिटी में हैं। आइकॉनिक इसलिए क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की नींव भारत के आज़ाद होने से पहले पड़ी थी और इसे प्राप्त है देश का पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होने का गौरव। अब बात उत्तराखंड की हो रही है तो आप समझ ही गए होंगे। हम हैं इस वक्त आईआईटी रुड़की के विशाल कैंपस में, तो आइए चलते हैं अंदर और यहाँ के डायरेक्टर से करते हैं मुलाकात और जानते हैं आईआईटी रुड़की की कहानी। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर के पंत हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं और आज हम उनके साथ आईआईटी रुड़की के सफ़र, इसकी इनोवेशन और इसके माइलस्टोन्स पर बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जी, धन्यवाद। उत्तराखंड का इतिहास प्रोफेसर पंत 25 साल से ज़्यादा पुराना है और इतना ही सफ़र रुड़की ने आईआईटी बनने के बाद तय किया है। बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं इस शिक्षण संस्थान के नाम। अ, देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, एशिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज और वर्ल्ड का दूसरा नंबर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद से अभी तक अगर हम माइलस्टोन्स को देखें तो क्या डिफाइनिंग मोमेंट्स रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस? थैंक यू ऋचा जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड फॉरवर्ड 2.0 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई आईआईटी रुड़की के बारे में बताने के लिए और आईआईटी रुड़की का उत्तराखंड के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने पहले भी कहा, आईआईटी रुड़की एशिया का जो नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। ये 1847 में जो पूरा इंस्टीट्यूट उस समय बनाया गया था और उस समय इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से था और उस समय सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हुआ करती थी। और ये इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है क्योंकि उत्तराखंड वाज फुल ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारा लकड़ी का, वुड का कारोबार था यहाँ पे। उसके लिए ये गंगा कैनाल जो यहाँ लाई गई और उससे उसको पूरा ट्रांसपोर्ट का मीडिया भी बनाया गया, तो इसलिए ये सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच जो है यहाँ पे सबसे पहले आई थी। और एक एक्वाडक्ट आपने जो सुना है यहाँ पे, जो बहुत यूनिक डिजाइन है, तब से चला आ रहा है। वो तब के समय की जो इंजीनियरिंग को दर्शाता है कि किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग जो है पॉपुलर थी। उसके बाद 1952 में इसको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का नाम दिया गया और बहुत सारे जो समय के साथ चेंजेज आए, सिविल इंजीनियरिंग थी, पॉपुलर थी और भी ब्रांचेज आई और 2001 में इसको आईआईटी रुड़की बनाया गया। तब जो है ये देश का 7वां इंजीनियरिंग कॉलेज जो आईआईटी कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, वो नाम बना। और जब 2001 से आज तक की बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के समय से ही चली आ रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की की अपनी एक परंपरा रही थी। उसमें सिविल इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलॉजी है, कोई इंजीनियरिंग है। तो ये ब्रांचेज जो हैं ये थोड़ा लीक से हटकर है। ट्रेडिशनल ब्रांचेज में जैसे हार्डकोर ब्रांचेज सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये सब ब्रांचेज आती हैं। लेकिन आईआईटी रुड़की में ये स्पेसिफिक ब्रांचेज जैसे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बहुत जगह नहीं मिलेगी आपको, हाइड्रोलॉजी है, अप्लाइड जियोलॉजी है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, साइंसेस ये है। अर्थ साइंस है। तो ये बहुत यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं और ये डिपार्टमेंट उस समय उत्तराखंड की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसको देखते हुए ही इन एरिया में एजुकेशन दी गई और वो बहुत हेल्पफुल भी हुई। और जब नया आईआईटी बना 2001 से, तो बहुत सारी और भी जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चेंजेज जो सोसाइटी में आ रहे हैं उसके लिए और जो बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन की जब बात करते हैं, उसमें जब चेंजेज होते हैं तो इन्वायरमेंट भी अफेक्ट होता है। उसको देखते हुए नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। भारत में ही हमें उन्नत भारत अभियान और भारत में ही निर्मित जो प्रोडक्ट हैं इंजीनियर्स को वो भी ध्यान देना है। तो फिर उस तरह से कई डेवलपमेंट हुए और अभी अब आईआईटी की बात करते हैं, रुड़की में ही हमारे जो है 23 डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर और एक स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। उसके अलावा 10 जो है सेंटर्स हैं जो स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं सेलेक्टेड एरिया में डिपार्टमेंट के साथ मिलके। और उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सलेंसेज भी हैं, तो वो भी करीब हमारे 14 सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैं। तो इन सभी जो चीज़ें जो डेवलप किए गए डिपार्टमेंट्स या सेंटर, स्कूल, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, पर्पज़ यही है कि जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है
उसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करें। बुकिश नॉलेज नहीं देनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना है। तो इस तरह से जो आईआईटी रुड़की का अगर आप देखें 1847 से जो 178 साल हो गए, अभी 3 साल पहले हमने 175वां जो है आईआईटी रुड़की का स्थापना दिवस भी मनाया था, बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए थे। और इंजीनियरिंग को किस तरह से आगे लेके जाना है उत्तराखंड के लिए भी और समाज के लोगों के लिए, वोकल फॉर लोकल के लिए और वोकल फॉर नेशनल एंड वोकल फॉर ग्लोबल, जैसे ये आपने कहा थॉट कि लेना है। इंजीनियरिंग को उत्तराखंड के लिए कैसे आगे लेके जाना है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हिमालय में बसा हुआ है, इसकी एक ज्योग्राफी है, कुछ इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। तो इसे देखते हुए कैसे आईआईटी रुड़की की रिसर्च ने सपोर्ट किया है उत्तराखंड की ग्रोथ स्टोरी को या यहाँ की इनोवेशन ने? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की जियोलॉजिकल कंडीशन की, जैसा आपने कहा, अ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उत्तराखंड का विकास तेज़ी से हो रहा है अभी। बहुत अच्छे चेंजेज आए हैं। बहुत सारे अगर आप देखें कि यूकॉस्ट है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, और बहुत सारे स्कूल्स का जो है रिनोवेशन होके स्मार्ट स्कूल भी आ रहे हैं। अभी जो चैलेंजेज उत्तराखंड की जब बात करते हैं, तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग को लेके है, जैसे हिमालय कंजर्वेशन कैसे किया जाए। डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग है। आपने देखा उत्तरकाशी का जो है जो लैंडस्लाइड है आपका थराली, धराली, और पास में भी बहुत सारे चमोली में हुआ। तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ये, 9.1 रिक्टर स्केल तक के इस पे जो है, जो जोन 4 कहलाते हैं, वो प्रोन एरिया है। और जब इस तरह के जब अर्थक्वेक उत्तराखंड चाहे जम्मू, हिमाचल और नेपाल, ये सब हिंदू कुश हिमालयन जो कहलाती बेल्ट, और उसके अलावा जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी जैसे सिक्किम, मिजोरम, तो ये एरिया बहुत मैच करते हैं। और इसको देखते हुए अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टडीज बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, आप हाइड्रोलॉजी की बात जैसे मैंने की कि वाटर मैनेजमेंट चैलेंज है, क्योंकि बहुत हैवी रेन होता है जब होता है, और जिस तरह से स्लोप्स होते हैं, रिवर का लेवल बढ़ जाता है, फिर डैम्स की ज़रूरत होती है। फ्लैश तो फ्लड्स बहुत आते हैं। बहुत फ्लड्स को मैनेज कैसे करना है, डिजास्टर मिटिगेशन की बात जो कर रहे हैं, कई बार जब जैसे आपने केदारनाथ त्रासदी देखी, तो उस तरह के डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए तो हमारे यहाँ एक सेंटर है जो डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट है। ये लोग अब स्टडी करते हैं कि जो पास्ट में केसेस हुए हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जाए, और उसकी वजह से केस स्टडीज बना के स्टडी करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ये इवेंट्स हो रहे हैं तो किस तरह से हम जो है जन धन की हानि को रोक क्या सकें या ये मिनिमाइज कर मॉडल्स सकें। क्या प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं ये आने वाले जी हाँ, रिस्क्स को? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आजकल तो डेटा बहुत अवेलेबल है, और सेंसर्स बहुत सारे ऐसे बन रहे हैं, और उसके अलावा सैटेलाइट सिस्टम भी है, जो पूरा मेट्रोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करते रहते हैं। तो जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, तो हमारे पास ही आईआईटी रुड़की में भी एक सेंसर डिजाइन्ड है जो वाइब्रेशन मेजर कर लेता है। तो 45 सेकंड पहले अगर अर्थक्वेक से वाइब्रेशन होते हैं तो मेजर कर लेता है। और ये हम लोगों ने उत्तराखंड में गाँव में जो है, भूमि कैप के नाम से भी है, उसको हम लोगों ने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है। तो वो हूटर बज जाते हैं, तो उससे बहुत जो कम से कम लोग जो हैं बाहर निकल आते हैं। तो अब तो इससे जो है जनता की जो जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक काम आ रहा है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए रिसर्च हम लोग कर रहे हैं कि 45 सेकंड को 1 मिनट कर दें, ताकि और ज़्यादा लाइफ सेव हो सके, या प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो सेव कर सके, मूवमेंट हो सके लोगों का। तो ये है। इसी तरह से हाइड्रोलॉजी है, हमारा जो अप्लाइड जियोलॉजी है, तो जियोमेट्रिक स्टडीज हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड के जो अलग अलग एरियाज में जाके, उसकी जियोमेट्रिक स्टडी में आपको ज़मीन की जो है टोटल स्टडी में से डाटा मिल जाता है। तो वो कितना पोरोसिटी है, मतलब जो मोर पोरस होगी, बारिश का पानी अंदर जा रहा है तो उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जो वाइब्रेशन, जैसे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, रेल रोड, ये तो ये वाइब्रेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर स्टडी कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स का उत्तराखंड में बहुत बड़ा स्कोप आ रहा है, तो उस पर भी हमारे यहाँ जो मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, केमिकल, ये लोग मिल के काम कर रहे हैं। बहुत सारी जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल 5G 6G टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा रिसर्च उसमें हो रहा है कि किस तरह से सैटेलाइट्स को, या जो नॉन रिचेबल एरियाज है, रिमोट एरियाज गाँव के, वहाँ कैसे पहुँचा जाए, तो उसके लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है विमेन एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी इन उत्तराखंड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा जो माइग्रेशन हो रहा है,
क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ पर जितने भी हैं 10वीं 12वीं पास करके वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। वो रीज़न यही है कि एक तो एग्रीकल्चर को हमें यहाँ बढ़ावा देना होगा। उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जब फसल पैदा होती है तो पता चलो जानवर फसल खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। कई बार हैवी रेन से फसल नष्ट होती है। तो उन आपदाओं से कैसे निपटा जाए और उनके लिए क्या तरीके हो सकते हैं कि मंकी मीना से या एलिफेंट वाइल्ड बोर ये सब जो है इनको किस तरह से रोका जाए ताकि फसल बनी रहे। और वो अगर फसल की क्वालिटी गुणवत्ता पे भी ध्यान दे रहे हैं तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर में कैसे लेके आए ताकि फसल की पैदावार ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा क्वालिटी हो। ग्रीन फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं कि आप जितनी भी खाद है वो बायो फर्टिलाइजर तो वो हो। पानी किस तरह से देना है, सॉइल की प्रॉपर्टी को कैसे मेजर करना है और मिक्स क्रॉप कैसे कर सकते हैं। एक ही फसल लगे तो उसमें 2-3 और क्रॉप मिला दी जाए। तो ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है विमेन एम्पावरमेंट तो काफ़ी हम लोगों के जो IIT रुड़की में हम लोग काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं और कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ताकि महिलाओं को अलग अलग एरिया में क्षेत्रों में नॉलेज हो, उनका रोजगार बढ़ सके। तो ये भी एक हमारा प्रयास है कि एजुकेशन जो हमारी है, IIT रुड़की अपनी नॉलेज को किस तरह से गाँव तक पहुँचा दे। इसी तरह से गाँव के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं हम। गाँव में बच्चे जाते हैं, हमारे जो 3rd ईयर फाइनल ईयर के कम्युनिटी एंगेजमेंट कोर्स है एक, उसके थ्रू वो गाँव में जाकर महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लड़कियों को स्कूल भेजें। और हम लोग 5 गांव आसपास के भी अडॉप्ट किए हैं। अभी खुंट विलेज में हम लोगों ने 1 लाख मलबेरी के प्लांट लगाए थे शहतूत के, जिससे सीरीकल्चर को बढ़ावा मिले। सिल्क तो प्रोडक्शन। ये सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार बढ़ेगा। इसी तरह से जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत काम हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे फैकल्टी या स्टूडेंट या PhD जो कर रहे हैं आजकल, उनको भी हम लोकल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा ध्यान देने को कहते हैं। पहले इस एरिया का डेवलपमेंट हो और इसको कैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका भी प्रयास करते प्रोफेसर हैं। पंत, जैसे MIT को दुनिया भर में टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, क्या आने वाले वक्त में IIT रुड़की हिमालयन साइंसेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई ऐसा मॉडल ले सकता है जो कि अपने आप में अलग हो? क्योंकि अदरवाइज सब IITs में बहुत इनोवेशन हो रहा है, यहाँ पर एक अलग तरह के फील्ड में जैसे आपने बताया कि रिसर्च होती है, तो इसको किस तरह से वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है? जी, अभी तो बनाया जा सकता है, नहीं बन चुके हैं। हुँ। बहुत सारे जो संस्थान भारत में इस समय हैं वो क्वालिटी रिसर्च कर रहे हैं। क्वालिटी रिसर्च इस सेंस में कर रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन बहुत बढ़ गया है। पहले वो कम होता था। फंडामेंटल रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कैसे बनाना है, उस पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो जो नई शिक्षा नीति आई 2020 की, उसमें क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा बच्चे को कि केवल वो ग्रेड लेके पास होकर जॉब ढूंढेगा, बल्कि हमारे यहाँ जैसे हम ये प्रयास करते हैं कि क्लासरूम से बच्चा किस तरह से प्रैक्टिकल वर्क करे और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो सभी जगह हो रहा है, हर संस्थान में हो रहा है भारत में। और पर्पज यही है कि हम स्टार्टअप्स को किस तरह से हम जो है वेंचर कैपिटल में कन्वर्ट करें, बिजनेस में कन्वर्ट करें, ताकि जो बच्चे आ रहे हैं वो अपनी नॉलेज से कुछ इंडस्ट्री लगाएं। और अभी तो जैसे हमारे करीब 720 पेटेंट जो है पिछले 4-5 साल में ही फाइल हुए हैं। 300-400 पेटेंट करीब अप्रूव्ड हैं। टेक्नोलॉजी 60-70 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड हैं। तो इस तरह से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप बहुत सारे फैकल्टी 60 करीब 60 फैकल्टी का अपने स्टार्टअप है हमारे यहाँ। तो उसका पर्पज ही यही है कि एजुकेशन को प्रैक्टिकल किया जाए और जो जैसे आप MIT की बात कर रहे थे जी। ट्रांसफॉर्मेशनल रिसर्च हो। जी। तो हमारा जो PhD अब जो करा रहे हैं, हम PhD को इंडस्ट्रियल कनेक्ट PhD करा रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट डेवलप करें एट द एंड। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसे चेंज हुए हैं एजुकेशन में कि जो भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल किया जाए, चाहे वो कम्युनिटी ओरिएंटेड नॉलेज हो, जैसे वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तो क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की बात करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रोटैक में बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ कि जो हेम्प से मशीन बना के उन्होंने हेम्प का फाइबर से कारपेट और ये सब बना के वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत अच्छा योगदान हो रहा है। तो इस तरह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पहले फंडामेंटल रिसर्च तक ही रेस्ट्रिक्ट किया था, अब इंडस्ट्रियल कनेक्ट के साथ साथ उसको जोड़ के प्रैक्टिकल लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे चला गया। तो वो मेरा अगला सवाल प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था। इंडिया में, भारत में प्रतिभा तो बहुत है और यही वजह है कि तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में दुनिया भर में भारत के लोग हैं शीर्ष पदों पर। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि भारत से बड़े प्रोडक्ट्स नहीं निकलते जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो, तो वहाँ गैप कहाँ है?
जी, शुरू में जैसे R&D इन्वेस्टमेंट उतना नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब आपने देखा होगा जो बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आई हैं, जिसमें कोलैबोरेशंस को बढ़ावा दिया गया है। मतलब नॉट ओनली इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, बट कोलैबोरेशन अमंग द इंस्टीट्यूट्स आल्सो, कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द इंडस्ट्री। तो उसका पर्पज़ यही है कि चीज़ों को कैसे इंडिजिनाइज़ किया जाए, मतलब भारत में निर्मित किया जाए। तो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड जो नारा मोदी जी ने दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो वो एक बहुत कारगर हो रहा है आजकल। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत में भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, और उसमें IITians हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो MSMEज में देखिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे। और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं अभी भारत में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उसमें। और फंडिंग के लिए भी जैसे ANRF में बहुत सारे RDI स्कीम आई है, DST के सपोर्ट है, और TDB है। उसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने जो है, फंडिंग की लिमिट नहीं है। तो अगर कोई अपना बिजनेस डालना चाहता है तो अलग अलग, जैसे वायबिलिटी गैप फंड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, और बहुत सारे और भी इन्वेस्टर्स आपको विदेशों से लगता है भारत कि में आए। अब इनफैक्ट R&D में उतना सपोर्ट और उतना गवर्नमेंट हेल्प है जितना होना चाहिए? नहीं, एक अभी वर्ल्ड काफ़ी हद तक वो इम्प्रूवमेंट हुआ, पहले बहुत कम था। लेकिन ये है कि अगर आप और देशों का देखें तो उनका बहुत ज़्यादा R&D इन्वेस्टमेंट है। भारत धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जब विकसित भारत 2047 की जो बात कर रहे हैं, 2047 तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत में ही जो बनने लगेंगी। और ना कि जो आप बात करते हैं 2047 में करीब $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें से करीब 5 से 6 ट्रिलियन भारत जो है बाहर सामान भेज भेज से इनकम, मतलब जिसको हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट करेगा उस चीज़ को, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द थिंग। क्रिटिकल मिनरल में बहुत अच्छा जो एक मिशन निकाला है। क्वांटम में बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स पे चल रहा है। तो ये जो डिवाइस फैब्रिकेशन है, इसे तो स्पेस से रिलेटेड रिसर्च में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट अब 2047 की जो बात कर रहे हैं, ये भारत में ही बनने लगेंगे। और इससे जो है एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उसका फ़ायदा लेके अपनी इंडस्ट्री कर रहे होंगे। तो बहुत अभी ये सारे सर बहुत सारे IITs में जो क्रीम ऑफ स्टूडेंट्स होती है वो बाहर चली जाती रही है, तो उसे हम ब्रेन ड्रेन भी कहते रहे हैं। क्या ओवर द इयर्स उसमें कोई बदलाव आपने देखा है? क्या ये लोग अब वापस लौटने के बारे में, कुछ ब्रेन गेन वापस हो रहा है या रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है? क्या इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं वो कम हुआ है परसेंटेज। जैसे पहले हम लोगों ने देखा, आज से अगर 20 साल पहले की बात करते हैं, तो ज़्यादातर थॉट यही था कि IIT से बच्चा पढ़ेगा वो बाहर जाएगा, है ना? लेकिन वो चीज़ें बहुत कम हो गई, क्योंकि अब जो फैसिलिटीज़ बाहर मिल रही थी, विदेशों में मिल रही थी, या जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वही अब भारत में मिलने लगी है। तो वो परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। मतलब मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, उतनी ऐसा नहीं है, अच्छी मैं ये नहीं नौकरियां। कहूँगा कि मल्टीनेशनल काम नहीं कर रहे। मल्टीनेशनल भारत में आके बस गई, वो अपना बिजनेस यहाँ कर रही है। तो वो अपॉर्चुनिटी जो बच्चे बाहर जाके ले रहे थे, वो कंपनी जब इंडिया में आ गई, तो बहुत सारे बच्चे उन्हीं में, जैसे आप चाहे सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करें, चाहे आप जो प्रोसेस डेवलपमेंट की बात करें, केमिकल सेक्टर में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बात करें, तो वो कंपनी भारत में है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और वो भी यहाँ बहुत से जो है वापस आ रहे हैं, एजुकेशन क्षेत्र में भी ज्वाइन कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज में भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो परसेंटेज जो बाहर पलायन का था, वह बहुत कम हो गया है, और ये एक अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाहर से एक्सपीरियंस लेके भी वापस आते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन अभी जो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहीं के जो PhD अच्छे उसमें करके आते हैं, और वो लोग भी इंडिया में जॉब ले रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में मुझे लगता है जो विकसित भारत की जो कल्पना हो रही है, वो बढ़ चढ़ के हो रही है। और ना केवल इंजीनियर्स, बट दूसरे क्षेत्रों में भी, चाहे आप साइंस की बात करें, राइट, कॉमर्स की, आर्ट्स की बात करें, जो स्टेम की बात कर रहे हैं, कि टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और साइंस, इंजीनियरिंग, इन सबको जोड़ के जो बात हो रही है कि प्रोडक्ट डेवलप करो, तो स्टेम वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो बाहर से और ज़्यादा लोग वापस आके अपना बिजनेस यहाँ डालेंगे, इंडस्ट्री डालेंगे।
जैसे आपने स्टेम की बात की, आर्ट्स को जोड़ने की बात करी, तो क्या आने वाले टाइम में जो इंजीनियरिंग और लिबरल आर्ट्स के बीच में एक दीवार है, आपको लगता है कि वो हट सकती है? काफ़ी हद तक, इनफैक्ट बहुत हद तक हट गई है, क्योंकि अभी क्या है कि जब मैंने बात की कि इंडस्ट्री कनेक्ट, जब मैंने बात की प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं, तो उसमें रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कितनी होगी, प्रोडक्ट जो डेवलप हो रहा है, उस प्रोडक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट एनवायरमेंट को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका क्रेडल टू क्रेडल, मतलब जो रिसाइकलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, किस स्टेज तक कर पा रहे हैं। उसके बाद कॉस्ट एंड इकोनॉमी, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तभी हो पाएगा जब उसमें सोशल साइंस भी इन्वॉल्व हो, इकोनॉमिक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत सारा जो कम्युनिटी कनेक्शन है, जिसमें साइकोलॉजी भी आ जाती है, मैं कहूँगा, राइट, जी। इकोनॉमिक्स है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जब बात करते हैं कि मैनेजमेंट का क्या योगदान होगा, फाइनेंस बिजनेस का क्या योगदान होगा, तो वो भी है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्टेम के साथ साथ जो मैंने कहा, बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और जो छात्र पढ़ रहे हैं या रोजगार, हर एक का ड्रीम होता है कि वो मिलियनर बने, यूनिकॉर्न्स निकले। आईटीज में भी बच्चों का ड्रीम है कि वो यूनिकॉर्न्स हो, यानी कि $1 बिलियन का बिजनेस कर रहे हो। वो तभी होगा जब वो कई ब्रांचेज को साथ में लेके काम करेंगे, और मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सबको भी साथ में लेके, तभी वो मनी मेकिंग बन पाएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आने वाले समय में जिस तरह से एआई ने काफ़ी कुछ बदल दिया है, यूनिवर्सिटीज़ का आप क्या भविष्य देखते हैं और खासकर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ का आप क्या भविष्य देखते हैं? बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि एआई, एक चीज़ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये मानव की अपनी बुद्धिमत्ता से हमेशा पीछे रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे आर्टिफिशियल रहेगी। इंटेलिजेंस है, तो जो इंसान का ब्रेन है, वही उसको डेवलप कर रहा है, राइट। उसको इफेक्टिवली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आजकल ऑफ कोर्स चैट जीपीटी भी है, राइट, बहुत सारे जो उसके मिसयूज भी हो जाते हैं कई बार, इस तरीके से। लेकिन इफेक्टिवली, इसीलिए मैंने कहा, अगर इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं तो ये एक बून है। और कम से कम जो है 8-10 सालों तक तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में चेंज करके, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, कि किस तरह से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किस तरह से नए टूल्स डिजाइन कर सकते हैं। डेटा अवेलेबल है, तो डिजिटल ट्विन की जो बात कर रहे हैं, बिग डेटा एनालिसिस की बात कर, तो एआई असिस्टेड अगर ये टेक्नोलॉजी होंगी, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम में देखिए, रोबोटिक्स, राइट, सर्जरी करेंगे, किस तरह से डायग्नोस्टिक हो सकती है, उसमें एआई का रोल है। डिजास्टर मिटिगेशन जो मैं कह रहा हूँ, हिमालय जी। कंजर्वेशन, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। इंजीनियरिंग की कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, प्रोसेस इंडस्ट्री हो, मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, या इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, हर एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा हर ब्रांच के साथ। तो इसलिए हमने अपने जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, तो किसी भी ब्रांच के बच्चे हों, एआई असिस्टेड कोर्सेज हम लोग उनको कंपलसरी कराते हैं। ये जो एक धारणा है कि एआई विल रिप्लेस जॉब्स, और एआई ने रिप्लेस करना शुरू कर भी दिया है टेक्नोलॉजी के एरिया में, हर क्षेत्र में नहीं, लेकिन उसे देखते हुए आप स्टूडेंट्स को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, जो काम करना चाहते हैं वो करने दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस से आईटी ही मेन ब्रांचेज हैं, जिसमें हमेशा ये देखते हैं कि जॉब मिल जाएगा, बच्चे को इतने का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है, या 20-25 लाख का पैकेज है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक कैसे बने, गुड ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए हम जो एजुकेशन को करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि छात्र का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पर उसमें और अब ये ज़रूरत नहीं है कि हम उसको रेलेवेंट भी बनाए रखें, उसकी एजुकेशन रेलेवेंट रहे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ यस, टाइम। यस, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि एजुकेशन का जो मूल उद्देश्य है कि एजुकेशन के बाद हम समाज को क्या दे पा रहे हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए गुड सिटीजन, वो मूल जो मेन चीज़ है। अब आप अपना जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी कार्य आप कर रहे हो, उसको अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ करिए। हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पैशन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर ये चीज़ें मिल के काम कर रही है, इसका इज द लिमिट। आपको कोई भी काम करना है, डिटरमिन्ड होके करना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो। आप कारपेंटरी का काम कर रहे हो, उसको भी डिटरमिन्ड होके करिए। आप कोई भी, मतलब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने कोई भी काम को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है।
और नए-नए टूल्स आजकल अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करना है, टीम बनानी है और जो ऑनेस्टी है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एथिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को ये सिखाइए कि हाउ टू सेव एनर्जी, हाउ टू सेव वाटर, राइट? हाउ टू यूज़ द व्हाट वी से फूड, एनर्जी, वाटर जो इन एक्सेस है, इसको इफ़ेक्टिवली कैसे, और ये घर से ही सीखना पड़ेगा। तो जब ये सीख जाएँगे, तो सोसाइटी की तरफ को कैसे हम ट्रेन कर दें कि वाटर के जो रिसोर्सेज है उसको कैसे करें। पीने का पानी नहीं है लोगों को, आप देखते होंगे न्यूज़ में 2-2 किलोमीटर महिलाएं अभी भी गांव में जो है पानी नहीं है। तो हम क्यों नहीं जो रेन वाटर उसको हार्वेस्ट करें। हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसको गाँवों तक पहुंचाना है, वो जरूरी। और इसमें जो यंग जनरेशन है इनका बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज़ एक हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी कोर्स यहाँ शुरू किया है, क्योंकि जो भारत की सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता जो भारत की है, उसमें चाहे आप हमारे पूर्वज के नाम से किताबें आती थी, एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स उसमें हैं। तो वो एक हर चीज़ में पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं, उनमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ मैसेज है। उनको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और जो भारत की पाश्चात्य संस्कृति है उसको साइंटिफिकली हम लोग कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजी ऐसा ना हो कि बाहर जाके पेटेंट हो जाती है कई बार। वो भी है, बहुत सारे हर्बल मेडिसिन है, बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन, बहुत सारे इस तरह के टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी पास्ट में भी। आयरन की आप देखिए, तांबे के बर्तन बनते थे, वो सब भारत में थी टेक्नोलॉजी। तो हमें उन चीज़ों को भी जो है हमारी जो जनता, आम जो अभी जो नागरिक हैं उन तक पहुंचाना है। और जो यंग जनरेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। तो वो अगर इस चीज़ को समझ जाएं, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू हम साइंटिफिकली इन चीज़ों को भी वैलिडेट कर रहे हैं, चाहे वो रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें या और भी जो वेद पुराण हैं उनकी बात करें, जो चाणक्य की नीति थी उनकी बात करें। हर चीज़ में एक सॉल्यूशन है, हर चीज़ का एक जो नॉलेज जिसे हम कहते हैं टेक होम मैसेज है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो वो भी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू, संस्कृत भाषा है और भी भाषाओं में जी। कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ भी जो है एजुकेशन का पार्ट है आखिर आजकल। में कोई बड़ा इनोवेशन जिस पर आईआईटी रुड़की काम कर रही है और जो आने वाले भविष्य में एक गेम चेंजर हो सकता है? या आईटी रुड़की इस समय बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। तो कुछ मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स में बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में 17 तरह के क्रिटिकल मिनरल हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं। तो किस तरह से हम जो है वेस्ट या रिसोर्सेज को रिकवर करके उसको हम यूज कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा मटेरियल, मेटलर्जी, केमिकल और भी ब्रांचेज में मिल के काम कर रहे हैं इसमें। और ये टेक्नोलॉजी जो है उत्तराखंड के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। दूसरा जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। तो सेमी कंडक्टिंग, क्योंकि उत्तराखंड की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसमें इस तरह के टूल्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में लगाई जा सकती हैं, तो वो प्रोडक्ट और जॉब दोनों के लिए हेल्प करेंगी। एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा काम है, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, तो वो उस पर काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे 60 के करीब तो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है, तो बहुत सारे एमएसएमईज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये नेशन डेवलपमेंट के लिए हैं। तो एक का नाम लेना मैं ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि यहाँ तो 23 डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा, स्कूल ऑफ डेटा जी। साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, जैसे सेंटर्स है, सबका अपना अपना रोल है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर डैम हमारे यहाँ है, तो उसका भी जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस डैम में है, पूरे जो, जैसे आपको पता होगा, कुल 6000 डैम तो भारत में ही है। और कुछ बहुत ऐसे पुराने डैम हैं, उनको कैसे रिहेबिलिटेट करें, सिल्ट की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे मैनेज करें। तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ डैम में ही बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारी एनर्जी पॉलिसीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिलेटेड, उस पे जो उत्तराखंड का सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी पे काम हो रहा है। टेहरी डैम जैसे हैं, तो उससे वहाँ पर टेहरी यूनिवर्सिटी, उनके साथ भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसको हम जो है गाँव तक लेके जाएं। तो इन चीज़ों में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर धन्यवाद। पंत हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए और आईआईटी रुड़की के सफ़र और इसके इनोवेशन के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।